हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा 6 चैप्टर है सिटीजनशिप, यानी कि हम अपनी कंट्री की सिटीजनशिप वाली की जो टॉपिक है हमारा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी ऑलरेडी 2 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दी गई है और आज की जो वीडियो हमारी वो कौन सी है, तो इसकी 3rd पार्ट रहने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारी नागरिकता जा सकती है। और फिर हम 3 तरीके के से हमारी नागरिकता क्या होगी, टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि 3 तरीके से हम अपनी नागरिकता को खो सकते हैं या हम अपनी नागरिकता को छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो भी आए हुए प्रवासी नागरिक हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे किसके बारे में, एनआरआई के बारे में, पीआईओ के बारे में और ओआईसी के जो कार्ड होल्डर है इन सबको कंपेयर करके देखेंगे। तो हमने जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो डिस्कस किया है, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने ये समझा था कि आखिर सिटीजनशिप कहते किसे, मतलब क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है सिटीजनशिप की, और हमारी कंट्री में 2 कैटेगरी में मतलब एलियंस को रखा गया है, एक फ्रेंडली और एक एनिमी अलायंस में। फिर हमने क्या डिस्कस किया, तो हमारे पार्लियामेंट में सिटीजनशिप से रिलेटेड, सॉरी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, जैसे कि हमने बात किया था आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8। तो ये सब हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। सेकेंड पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि हम किस तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। हम जो भी सिटीजनशिप हमें लेते हैं अपनी कंट्री, जो भी हमें सिटीजनशिप मिली है या जो बाहर के लोग जो हमारी कंट्री में सिटीजनशिप लेते हैं वो किसके बेस पे लेते हैं, तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। फिर हम किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से हमें सिटीजनशिप मिलती है, एक जन्म के आधार पे, दूसरा वंश के आधार पे, तीसरा रजिस्ट्रेशन के आधार पे, चौथा जो प्राकृतिक रूप से हमें नेचुरल तरीके से मिल जाती है, और पांचवा यदि भारत कोई एरिया को कैप्चर कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, तो वहां के लोगों को ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी, तो भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी क्या है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लिया है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो ये टॉपिक्स रहने वाले, किस तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप हम खो सकते हैं, यानी कि किस तरीके से हमारी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है। फिर जो हमारे कंट्री में जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो प्रवासी है उसके बारे में, और हम कंपेयर करेंगे किसको, एनआरआई को, पीआई को और ओआईसी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले जो हम अपना सिटीजनशिप को लॉस करते हैं, यानी कि हम अपना सिटीजनशिप जो खो सकते हैं वो किसके थ्रू, त्याग के थ्रू, यानी कि बाय रेनिवेकेशन के थ्रू, यानी कि जब हम अपनी स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो इस तरीके से हम पहला अपना सिटीजनशिप भारत का खो सकते हैं। इसमें जैसे पहले कहा गया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ ऑल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप। यहाँ पे कहने का मतलब है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, यानी कि खुद के मर्जी से, बिना किसी के दबाव में आए हुए, यदि वो अपनी सिटीजनशिप छोड़ करके किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेता है तो वो बिल्कुल ऐसा कर सकता है, और उस टाइम वो अपनी भारत की जो, इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो लॉस कर देगा, यानी कि अपने भारत की जो नागरिकता है वो खो देगा। फिर क्या कहा गया, इफ सच अदर डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया हैज एंगेज्ड, इट रजिस्ट्रेशन सेल विल बी विथहेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे कहने की कोशिश ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सिटीजनशिप को लॉस करना चाहता है, यानी कि भारत की नागरिकता छोड़ करके किसी दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर उस टाइम वॉर का ड्यूरेशन होगा, यानी कि युद्ध चल रहा होगा जिसमें भारत खुद इंक्लूड होगा उस वॉर में, तो ऐसी स्थिति में जो भारत होगा उस नागरिक की जो सिटीजनशिप है कभी भी रद्द नहीं करेगा। फिर कहा गया, व्हेन अ पर्सन आर रिनाउंस his Indian citizenship, every mirror child of the person also loses Indian citizen whenever when such a children
attains the age of 18 he resume Indian citizenship। यहाँ पे ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ता है तो उसके साथ अगर उसके बच्चे 18 साल से कम है, यानी कि 18 साल से क्या है कम है, तो ऑटोमेटिकली उस उनके बच्चों की भी जो नागरिकता है वो भारत की चली जाएगी। लेकिन फिर ये कहा गया कि यदि यही बच्चे 18 साल के बाद चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, या तो वो अपने माता पिता के साथ जिस कंट्री में वो नागरिकता लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के प्रावधान ऑलरेडी किए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सिटीजनशिप छोड़ता है तो उसके चिल्ड्रंस किस तरीके से सिटीजनशिप ले सकते हैं, या उनका सिटीजनशिप वो चाहे तो छोड़ करके रख सकते हैं। वो यही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो जैसे कि मान लीजिए मोहन नाम का एक पर्सन है, उसने कहा कि वो इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ करके यूएसए की सिटीजनशिप लेना चाहता है, और इसका जो एक बेबी और एक यानी कि एक बॉय है और एक गर्ल है, दो चाइल्ड है, और ये दोनों क्या है, इनकी एज 14 और इनकी एज 15 है। तो ऑलरेडी इन दोनों की भी सिटीजनशिप क्या होगी, तो चली जाएगी किसके साथ, तो मोहन के साथ ही। जैसे ही ये दोनों बच्चे 18 साल के होंगे या 18 साल के बाद जैसे 18 साल से ज्यादा होंगे तो इनके पास ये राइट्स आ जाएगा कि ये चाहे तो इंडिया की सिटीजनशिप लेके रह सकते हैं, या जहां पे इसके माता पिता रह रहे हैं, जिस कंट्री की सिटीजनशिप लेकर के रह रहे हैं तो वो उस कंट्री का सिटीजनशिप लेकर के कंटिन्यू अपनी लाइफ को उस कंट्री में सर्वाइव कर सकता है। दूसरा तरीका है बाय टर्मिनेटिंग, मतलब बाय टर्मिनेशन के जब नागरिकता क्या की जाती है, खुद छोड़ दी जाती है, यानी कि मतलब खुद ही छूट जाती है। जैसे जब कोई यानी कि व्हेन अस इंडियन सिटीजन वॉलेंटरी कंसेंसुअली नॉनली एंड विदाउट रेसिस अनेड इन्फ्लुएंस और कंप्लेंशन acquires the citizenship of authority country, his Indian citizenship automatically terminate। टर्मिनेशन का मतलब है कि जब सिटीजनशिप अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो कैसे खत्म होगी, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से बिना किसी के दबाव में आकर के वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उस टाइम ऑटोमेटिकली ही इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाती है, तो उस पर्सन की टर्मिनेट हो जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल समझा था मोहन के बारे में, अगर मोहन क्या करता है यूएसए की सिटीजनशिप ले लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और यदि यहाँ पे भी यही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है, यदि हमारी कंट्री वॉर में लगा हुआ है, यानी कि हमारी कंट्री का वॉर चल रहा है किसी कंट्री में, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस आदमी की जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल नहीं होगी। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरे में है बाय डिप्राइवेशन, यानी कि अभाव से। इसमें क्या है, इसमें यह समझाने की इट इज अ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सिटीजनशिप है जब केंद्र सरकार के द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाता है किसी की नागरिकता को, किसी की सिटीजनशिप को, तो वो किस आधार पे किया जाता है। पहला, यदि कोई सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ या हमारी नागरिकता को यानी कि यहाँ पे जो समझाने की कोशिश की जा रही है, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वो किस तरीके से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सिटीजन टर्मिनेट कर, यदि कोई व्यक्ति चीटिंग करके यानी कि फ्रॉड के थ्रू हमारी कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर करता है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी के साथ उसकी नागरिकता खत्म कर सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहा गया कि दूसरे पॉइंट में ये कहा गया कि द सिटीजन्स हैज शो दिस लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो भारत के संविधान के प्रति अपना एक डिसलॉयल्टी जैसा व्यवहार रखता है, यानी कि एक तरीके से अगर हम बात करें देशद्रोही जैसा व्यवहार रखता है, तो इस कंडीशन में क्या है, तो हमारी गवर्नमेंट सिटीजनशिप उस आदमी की खत्म कर सकता है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है, द सिटीजन्स हैज अनलॉफुली ट्रेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमीज ड्यूरिंग द वॉर, यदि कोई भारत का नागरिक दुश्मन कंट्री से यानी कि जो कंट्री हमारी एनिमीज है और युद्ध के समय पे यदि उससे कोई तरीके का व्यापार करता है या कोई तरीके का कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है,
तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस व्यक्ति की नागरिकता खत्म कर देगा। चौथे पॉइंट में क्या कहा गया है, द सिटीजन हैज विद इन 5 ईयर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन और अ न्यूट्रलाइजेशन बीन अ इम्पोज इन एनी कंट्री ऑफ 2 ईयर। जहां पे चौथे कंडीशन में ये बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति अपना पंजीकरण कराता है यानी कि रजिस्ट्रेशन कराता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, और वो 2 साल के लिए किसी बाहर कंट्री में क्या हो, 2 साल देश की बाहर की यानी कि कैद के रूप में, यानी कि 2 साल के लिए किसी भी कंट्री में उसको जेल में अगर बंद रखा गया हो, तो इस कंडीशन में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, यानी कि उसका जो पंजीकरण है वो रोक देगी और वहां पे भारत का नागरिकता चली जाएगी उससे। पांचवें कंडीशन में क्या कहा गया है, पांचवें कंडीशन में कहा गया है कि द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिस्टेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर कंटिन्यूसली। यानी कि कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिकता चाहता है और लेकिन वो 7 साल से ज्यादा भारत से बाहर में है, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होगी, हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर देगी। तो इस तरीके से हमारी नागरिकता हमसे छीनी जा सकती है या हम अपनी नागरिकता को क्या कर सकते हैं, तो छोड़ सकते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स के तहत अब बात करते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के प्रवासी नागरिक है उसके बारे में समझते हैं। इट रिकमेंडेड द अमेंडमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1995 to provide the grant of double citizenship to the person of India origin belonging to the center specified country। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारे PIO है यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसके लिए कहा गया था कि जो 1995 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने के लिए क्या किया गया था, तो रिकमेंडेशन दिया गया था। फिर उसमें कहा गया था कि 2005 में ये कहा गया था, यानी कि जो हमारा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसको 2005 में अमेंड करके जो हमारा PIO था यानी कि पर्सन इंडियन ओरिजिन को क्या कर दिया गया था, OCI, और इसको इसमें की 2 कंट्री को छोड़ करके यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके हर एक कंट्री के जो सिटीजनशिप है वो क्या होगा, जो प्रवासी है वो PIO के तहत ना रह करके वो किस में रहेंगे, OCI के तहत में, OCI कार्ड होल्डर के तहत में रहेंगे। ये अमेंडमेंट किया गया था 2005 में, और उसमें कहा गया था कि जो OCI के जो लोग हैं, जो कि OCI यानी कि वो डबल सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में नहीं आएंगे। ये किस में, तो आर्टिकल 9 में रखा गया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 5 और 8 के बारे में, 5 और 8 के आर्टिकल में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ हमारी कंट्री में 2 देश का नागरिकता नहीं रख सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो नागरिकता एक भारत की खुद ही खत्म हो जाएगी। तो उसी को किस में रखा गया, तो आर्टिकल 9 के तहत ये बात कही गई। अब बात करते हैं इसकी ये स्कीम शुरुआत कब हुई इसकी, तो दिसंबर 2005 में इस स्कीम को क्या किया गया, तो शुरुआत की गई थी। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 में जो हमारा यानी कि जो हमारा क्या था, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया था, उसको रिप्लेस करके किसमें कर दिया गया, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडियन कार्ड होल्डर में इसको रिप्लेस कर दे। यानी कि 2015 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें ये OCI को रिप्लेस करके किसमें कर दिया गया, OCIC में रिप्लेस कर दिया गया। अब बात करते हैं, अब कंपेयर करते हैं हम NRI, PIO और OCI कार्ड होल्डर पे। सबसे पहले हम बात करते हैं NRI के बारे में, जो कि होते हैं हमारा नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि अनिवासी भारतीय, यानी कि वो इंडियंस जो भारत में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब भारत में नहीं रहते हैं, लेकिन उनके पास जो पासपोर्ट है वो कहाँ का है, इंडिया का है, तो उसी को हम कहते हैं NRI। NRI जो होते हैं उनको हर एक फैसिलिटी क्या होती है, दी जाती है, यानी कि उनके पास हर एक जितनी भी जो एक्टिविटीज होते हैं वो सभी एक्टिविटीज कर सकते हैं, उन्हें वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर कहा गया जैसे सरकार के द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अधीन भारतीय नागरिकता के लिए ये उपलब्ध इनके सभी लाभ रहते हैं।
और वह एक भारतीय नागरिक है, यानी कि जितने भी जो एनआरआई हैं वो भी क्या है, वो एक उनके पास जो सिटीजनशिप है वो किसकी है, तो इंडियन की है। तो समझ में आ गया यहाँ पे एनआरआई किसे कहते हैं। एनआरआई वो पर्सन होता है जो रहता तो वो विदेश में है लेकिन उसके पास पासपोर्ट इंडिया का रहता है, उसको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता, कोई भी वो सब ऑल एक्टिविटीज उसके लिए वो कर सकता है भारत में, जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसके तहत। फिर इसमें कहा गया है कि जो वो जो पर्सन है वो क्या होंगे, तो पब्लिक यानी कि भारत की ही सिटीजनशिप उनके पास होगा। अब बात करते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में क्या कहा गया, अ पर्सन हु और हुज एनी ऑफ मतलब ancestors was the Indian national and who is the presently holding other country citizens nationality like he is a holding of foreign passport। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की, जो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही, जो PIO होते हैं यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिलोंग तो भारत से करता है लेकिन वो किसी और देश में जाके रह रहा हो और उसके पास किसी और देश की नागरिकता और किसी और देश का पासपोर्ट हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे कि एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन इंडिया के सिटीजनशिप छोड़ करके, यहाँ पे ये समझाने की कोशिश, जो PIO होते हैं यानी कि एक एक्स पर्सन है जो जिसका जन्म का हुआ वो इंडिया में हुआ और वो कुछ समय के बाद जैसे ही वो 18+ हुआ और वो चला गया ब्रिटेन, कहाँ चला गया, ब्रिटेन, और वहीं पे जाके ब्रिटेन की सिटीजनशिप उसने एक्वायर कर ली। तो ऐसे पर्सन को क्या है, तो ऐसे पर्सन की जो सिटीजनशिप है इंडिया की ऑटोमेटिकली जैसे ही टर्मिनेट हो जाएगी और जैसे ही इस पर्सन ने जिस कंट्री में उस कंट्री का यदि पासपोर्ट रख लिया तो उसकी जो सिटीजनशिप है वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा इस और ऐसे पर्सन को क्या है, कोई भी बेनिफिट्स विशेष लाभ नहीं मिलता और यदि वो इंडिया आएंगे तो इंडिया आने के लिए उन्हें वीजा की भी जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं एक्टिविटी एज पर द टाइप्स ऑफ वीजा ऑबिटेंट, यानी कि प्राप्त वीजा के प्रकार के अनुरूप जो गतिविधियां होती है उनकी में। जो अगर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सिटीजन जो शिप एक्ट है 1995 उसके तहत बात करें, जो ही और सी यानी कि वे लोग जो कि 7 साल के मतलब वो इंडिया में जो यानी कि जब वो इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराते हैं सिटीजनशिप के लिए उससे पहले यदि वो क्या करते हैं, यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है, जो भारत अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 उसके अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले उसे क्या होगा, तो पहले 7 साल भारत के अंदर रहना होगा। इस अवधि में वे सामान्य रूप से निवास होना चाहिए, ये नहीं कि 5 साल यहाँ रह लिया, 2 साल किसी और कंट्री में रह लिया, 1 साल फिर किसी और कंट्री में रह, तो इस तरीके से भारत में जो रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो वो कैंसिल हो जाए। फिर कहा गया अ पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप, यानी कि जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1995 है इसके तहत जो OCI यानी कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको क्या होगा, कार्ड होल्डर के रूप में ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर अब देखते हैं यहाँ पे फिर क्या समझाने की कोशिश की है, किसी भी उद्देश्य के लिए भारत में आने के लिए कोई भी आजीविक यानी कि वीजा भारत में शोध कार्य करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी कंट्री में आजीविका यानी कि बसने के लिए नहीं आ रहा है बल्कि वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आ रहा है तो उसे किसी भी वीजा की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि उसे एक विशेष अनुमति दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति भारत में अपने मतलब भारत में परमानेंटली रहने के लिए आ रहा है या वो भारत में किसी काम से आ रहा है, आजीविका यानी कि जैसे एम्प्लॉयमेंट जॉब्स करने के लिए आ रहा है, ट्रेड करने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए उसको क्या लेना पड़ेगा, तो वीजा लेना पड़ेगा। फिर दूसरे में कहा गया कि एक्सपेंस यानी कि हमारा एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद द फॉरेन रॉयल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, यानी कि विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकार जो कि हमारा FRR हो है उसके अधीन उन्हें पंजीकरण की इससे क्या मिलेगा, तो उन्हें छूट मिलेगा।
फिर कहा गया जो भी हमारे एनआरआईज है यानी कि जो भी हमारे नॉन रेजिडेंटल इंडियंस है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल ऑफ द इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल, एजुकेशनल फील्ड्स एक्सेप्ट इन मैटर रिलेटिंग टू द एक्वाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज। इसमें कहा गया यानी कि अगर हम बात करें कृषि या वृक्षारोपण संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़ करके, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज है उसको छोड़ करके, यानी कि हम अगर बात करें फाइनेंशियल यानी कि एजुकेशनल फील्ड, इन सब में उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। किन्हें? तो एनआरआई को। अब कहा गया जो हमारा ट्रीट एट पर विद द नॉन रेजिस्टेंस इंडियन इन द मैटर ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है जो जैसे कि यहाँ पे समझाने की कोशिश की रहे हैं जो हमारे एनआरआई हैं, यानी कि वो हमारी कंट्री में आकर के किसी इंडियन बच्चे को यानी कि किसी बच्चे को यदि अडॉप्ट करना चाहते हैं यानी कि गोद लेना चाहते हैं, तो ऐसे मामले में भी उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाएगा? ऐसा ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि एक इंडियन यानी कि इंडियन सिटीजन एक बच्चे को क्या करता है? तो गोद लेता है। तो सेम उसी तरीके से ट्रीट एक एनआरआई पर्सन से भी किया जाएगा। ट्रीट एट पर विद द रेसिडेंट इंडियन नेशनल इन द मैटर ऑफ द ट्रैफिक इन एयरफेसेस इन अ डोमेस्टिक सेक्टर इन इंडिया। यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि अगर हम बात करें यानी कि एयर फेसेस में, ट्रैफिक में, तो एनआरआई के साथ भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसा कि एक इंडियन सिटीजन के साथ ट्रीट किया जाता है। जैसे कि एक इंडियन सिटीजन के साथ क्या किया जाता है? तो ट्रीट किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 6 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो जिसमें हमने क्या क्या देखा कि किस तरीके, पहले तो हम अगर हम बात करें तो हमने ये आज जो टॉपिक डिस्कस किया एक्टिविटी एज अ पर टाइप ऑफ वीजा ऑब्टेंड, फिर हमने देखा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में समझा, एनआरआई के बारे में समझा, फिर हमने देखा कि किस तरीके से हम अपनी सिटीजनशिप को हो सकते हैं या हम अपनी सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं। और 2 पार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम अपनी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर्ड, मतलब हम अपना कोई भी बाहर का पर्सन सिटीजनशिप कैसे ले सकता है, हमें किस आधार पे हमारे भारत की नागरिकता मिली हुई है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। फिर हमने और फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 7 क्या कहता है, आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 5 क्या कहता है, और जो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिए हुए नागरिकता से रिलेटेड वो क्या कहता है। फिर हमने इसमें डिस्कस किया कि ये डिस्कस किया कि आखिर नागरिकता कहते किसे, कौन सी तरीके के राइट्स हैं उनके पास, ये सब ऑलरेडी हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि हमारा जो ये चैप्टर 6 है सिटीजनशिप, वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और कल अब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए, उससे रिलेटेड हम अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।